अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी आपको नोट्स सहित उपलब्ध कराऊंगी और एक एक प्रश्न अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगी। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 का कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए विस्थापन यानी कि क्या होगा, विस्थापित करना, कह सकते हैं हटाना। तो देखिए जो कम क्रियाशील तत्व है क्या है, सॉरी अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व है, इसके पास क्या होगा, कम क्रियाशील तत्व है। ये कम क्रियाशील तत्व है और इधर है आपका अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो आप देख के ही बता देंगे कि इसके पास कौन सा तत्व जाएगा, अधिक क्रियाशील तत्व जाएगा या कम क्रियाशील तत्व जाएगा। तो कौन सा जाएगा, इसके पास अधिक क्रियाशील तत्व जाएगा, ये चला जाएगा, यानी कि बचेगा कौन, आपका कम क्रियाशील तत्व। या आप देख सकते कि या अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी कि इसमें से इसे हटा देगा। तो यही क्या आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए एक अभिक्रिया के द्वारा भी समझ लेते हैं। CuSO4 ये आपका तत्व है, तत्व प्लस J10 ये भी आपका एक तत्व है। तो ये तत्व है और Cu में SO4 ये क्या है, आपका यौगिक है। क्या है, SO4 में SO4 क्या है, यौगिक है। तो एक तत्व क्या है, एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को हटा देगा और क्या है, स्वयं उस स्थान को ग्रहण कर लेगा। देखिए फिर से एक बार कि एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को हटा देगा और विस्थापित हो जाएगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि वहां विस्थापित हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, वही क्या आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ और इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा और क्या करेगा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वही विस्थापन अभिक्रिया आपकी कहलाती है। ये आपका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। तो जो Fe है इसने क्या है, इसको विस्थापित कर दिया, Cu को हटा दिया और क्या करा, वहां स्वयं ही विस्थापित हो गया, यानी कि उसने उसकी जगह ले ली। Fe और SO4 बन गया और कौन विस्थापित हो गया, Su कॉपर विस्थापित हो गया। तो ये आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए और अगला क्वेश्चन है आपका इसी का, अथवा कि निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संचारण और विकृत गंधिता हम दोनों को समझते हैं। तो देखिए संचारण, संचारण वास्तव में होता क्या है। तो आपने गांव में देखा होगा जब लोहा होता है, जो लोहा से बनी कोई सी भी चीज है या लोहा हो खुद, वहां उस पर कीट आ जाती, तो वो जो कीट है वही यानी कि जंग लगना,
वही आपका संक्षारण है। तो किस कारण से जंग लगती है उस पे? तो जब हम लोहे को वायु या हम खुले में उसे छोड़ते हैं, क्या है, खुले में रखते हैं लोहे को, या उसके ऊपर क्या है, पानी गिर जाता है, जिस कारण से कीट आ जाती है। आपने देखा होगा हम मकान बनाने के लिए लोहा लाते हैं, सरिया लाते हैं मकान बनाने के लिए, तो सरिया पे पूरा आप देखा होगा उस पे कुछ भी कीट नहीं आती, और जैसे ही हम घर पे लाते हैं 15-20 दिन रखिए आप उसे बाहर, उस पर आप रूप ही कीट आ जाएगी। तो वहाँ किसके कारण आ जाती है? हवा के कारण, या उसके ऊपर पानी गिर जाता है उसके कारण उस पे कीट आ जाती है। तो जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी कोई सी भी वस्तु अपने आसपास अम्ल और आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है, तो तब ये क्या हो जाती है, वहाँ क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी, और संक्षारित होती है तो इस क्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता क्या है? तो देखिए, किसी पदार्थ का स्वाद और उसकी गंध समाप्त हो जाती है तो उसे कहते हैं हम विकृत गंधिता। तो देखिए, आपने घरों में देखा होगा जब हम पापड़ तलते हैं, या आप प्रैक्टिकली ले लीजिए कुरकुरे ले लीजिए आप, तो देखिए हम कुरकुरे लाते हैं और उसको खोलते हैं, उसकी पन्नी फाड़ते हैं, तो जो उसका स्वाद और जो उसकी गंध है वो हम तुरंत देखेंगे उसके, तो उसमें से गंध भी आएगी और उसका स्वाद भी हमें पता चलेगा। लेकिन आप उसी कुरकुरे को फाड़ के 2-3 घंटे के लिए आप उसे खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि उसकी जो गंध है वो भी समाप्त हो जाएगी और उसका स्वाद भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। हमें उसका स्वाद भी नहीं पता चलेगा, न उसकी गंध पता चलेगी। वही क्या आपकी विकृत गंधिता। तो ऐसे पदार्थ क्या है, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ क्या होंगे, उपचयित होकर क्या करेंगे, अपना स्वाद और गंध को बदल देंगे। तो यहाँ घटना आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। देखिए, उदाहरण में आप लिख देगा, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ, नमकीन, चिप्स जो घरों में बनाते हैं या आपकी दुकान पे भी आती है पन्नी में पैक आदि, हम इन्हें लंबे समय तक रखने पर इनका क्या है, या 3-4 घंटे 5-6 घंटे के बाद देखेंगे तो उनका स्वाद और गंध क्या हो गए, अप्रिय, यानी कि हमें उनका स्वाद और गंध पता ही नहीं चलेगा, तो अप्रिय हो जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। और देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो हम इस को पढ़ते हैं आगे। देखिए, उभयधर्मी बहुत ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसे आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी मैं। देखिए, उभयधर्मी, तो उभयधर्मी में आप 2 चीज याद रखिए, ये है आपका अम्ल, ये अम्ल और क्षार, क्या है, अम्ल और क्षार, ये दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, दोनों मिलके क्रिया करेंगे। तो दोनों ने क्रिया कर ली, क्रिया करके ये क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। जल बनाएंगे तो इसी को कहेंगे हम उभयधर्मी ऑक्साइड। तो वे
वे ऑक्साइड जो क्या है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जो ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो अब हम इसी का अथवा देखते हैं। इसी का अथवा बनेगा आपका अयस्क और गेन। देखिए अयस्क किसे कहेंगे, आपने पिछली कक्षाओं में तो पढ़ा ही होगा। खनिज, खनिज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, खदानों से प्राप्त करते हैं। तो एक ये उसी का ही एक रूप है अयस्क। देखिए खनिज में हमें बहुत मगजमारी होती, खनिज में हम खदानों से, जैसे हमें खदानों से सोना मिला, तो सोना में प्योर तो नहीं मिलता, उसमें मिट्टी भी आएगी, कंकड़ भी आएंगे, यानी और भी चीजें, तो अलग अलग हमें करना पड़ेगा, तब जाके हमें शुद्ध सोना प्राप्त होगा। अयस्क में क्या है, यह हमें क्या करेगा, आसानी से मिल जाएगा और ये लाभदायक तरीके से, उसे ही हम अयस्क कहेंगे। तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से उनका निष्कर्षण किया जाता है, वही आपका अयस्क कहलाता है। अब देखिए इसी का उल्टा है जस्ट गैंग। गैंग क्या है, अभी मैंने बताया आपका, क्या बताया मैंने आपको, खनिज। देखिए सोना मिला आपको, देखिए सोने में पूरा प्योर नहीं में, उसमें आपको रेत भी मिलेगी, मिट्टी भी मिलेगी। तो क्या है, क्या हो गई, रेत और मिट्टी आपकी उसमें अशुद्धियां हो गई, तो जो वो अशुद्धियां है वही आपकी गैंग कहलाएगी। तो अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ, कौन से व्यर्थ पदार्थ, जैसे मैंने आपको भी बताया, रेत, मिट्टी और भी आदि कंकड़ बहुत कुछ मिलते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके गैंग कहलाते हैं। देखिए जितना मुझसे बन रहा है मैं उतना आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता देना। मेरा फुल प्रयास है आपको समझाने का, तो आप अच्छे से कंप्लीट करेगा, और जिसने भी चारों सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो उसके 75 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आप लिख के रख लीजिए, इसी में से आपका पेपर आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन। तो देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँ। आपको बस एक एक वर्ड याद रखना है, इसमें क्या है, एक एक वर्ड। तो हम तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला आपका एल्केन, देखिए दूसरा है आपका एल्कीन, इसके बाद है तीसरा आपका एल्काइन। एल्काइन, तो देखिए आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है, बस एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, आबंध। आबंध, तो आबंध आपको याद रखना है। तो एल्केन में कितने आबंध रहेंगे, एक आबंध, कितना, एक आबंध। दूसरे में एल्किन में 2 आबंध रहेंगे, और तीसरे एल्काइन में 3 आबंध रहेंगे। तो जिसमें एक आबंध रहेगा वहां आपका एल्केन कहलाएगा, और जिसमें 2 आबंध रहेंगे वहां एल्किन, और जिसमें 3 आबंध रहेंगे वहां आपका एल्काइन कहलाएगा। तो अब हम तीनों की परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए इसमें आपकी तीनों की परिभाषा मिल जाए। तो वे हाइड्रोकार्बन, क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध कैसे होंगे, एकल, एकल यानी कि एक होते हैं,
वह आपके एल्केन कहलाते। देखिए ये यहाँ पर सभी एक ही ओम में लिखे, आप अलग अलग कर सकते हैं। ये एक परिभाषा हो गई आपकी यहाँ तक एल्किन की। जैसे कि देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये आपके C, ये यहाँ पर एक ही आबंध, इसे हम आबंध बोलेंगे। कितने हैं, H समझ लीजिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये कितने आबंध है, इसमें केवल एक आबंध है। और देखिए दूसरे में यहाँ पर है, देखिए एक साइड आप दो, कितने आबंध मिलेंगे इसमें, कम से कम 2 आबंध, ये इस प्रकार के। और तीसरा आपका एल्काइन है, तो इसमें क्या रहेंगे, 3 आबंध, ये इस प्रकार के, किस प्रकार के, ये इस प्रकार के आपके आबंध रहेंगे। तो आप परिभाषा बहुत ही अच्छे से करिएगा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी आबंध एकल होते हैं एल्केन कहलाते हैं, और जिनमें वे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या है, कम से कम एक आबंध द्विबंध हो, क्या है, द्विबंध हो, आपका एल्केन कहलाता है। तो आप परिभाषाओं को अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए तीसरा है में एल्काइन कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम कितने, एक आबंध कितना कैसा हो, त्रिबंध, एक आबंध त्रिबंध। देखिए आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा, मैंने फुल प्रयास किया आपको समझाने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है आप इसी का अथवा, इसका अथवा क्या है, साबुनीकरण। देखिए साबुनीकरण क्या है, आपने साबुन नाम तो सुना ही होगा। तो जो साबुन है वहाँ किस प्रकार बनती है, जो किस प्रकार बनती है वही आपका साबुनीकरण। कोई सी भी साबुन हो, कपड़े धोने की, नहाने की, या आजकल तो अब बर्तन मांजने की साबुन चल गई, ये क्या है, तो ये किस प्रकार बनती है, तो वही जो प्रक्रिया है पूरी, वही आपकी साबुनीकरण कहलाएगी। तो किसके द्वारा, क्षारों की वसा और तेलों के जल अपघटन, क्या है, तेल का जल अपघटन की अभिक्रिया स्वरूप हम क्या है, साबुन बनने का जो प्रक्रम है वह आपका साबुनीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी है कि क्षारों की वसा और तेलों के जल अपघटन की जो क्रिया के द्वारा अभिक्रिया स्वरूप जो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है वही आपकी साबुनीकरण कहलाती है। अच्छे से कंप्लीट करेगा। और देखिए पूरा पेपर में पूरा आपको क्वेश्चन से बताने वाली हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सब सेट पेपर को आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से बताए जाएंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है, स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर बताएं। देखिए नाम में ही इनके आंसर छुपे, आप ध्यान से पढ़िए, मैंने हर एक को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास, और आप नाम को पकड़िए, शॉर्ट इनका जो मेन वर्ड है उसे समझिए। स्वयं पोषी पोषण यानी कि पोषण करना, स्वयं यानी कि खुद के द्वारा, विषम या क्या है, दूसरे पर निर्भर रहेगा, दूसरे के द्वारा पोषण प्रदान करेगा। तो दोनों में अंतर किस प्रकार से लिखना है, तो जो स्वयं पोषी है, देखिए स्वयं भोजन कौन बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं। और देखिए इधर पेड़ पौधे और इधर आप जानवर ले लीजिए, जो जानवर है वह दूसरों पर निर्भर रहेंगे, वह स्वयं तो भोजन नहीं बना पाएंगे, वह दूसरे पे निर्भर रहेंगे। तो यहाँ केवल हरे पौधे, ये क्या है, केवल हरे पौधे में होता है स्वयं पोषी, और विषम पोषी यहाँ हरे पौधे के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में भी होता है। यहाँ विषम पोषी है, वहाँ हरे पौधे में भी होता है। ऐसे पौधे हैं अपवाद, हम कह सकते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और कुछ जीव भी है, जैसे आप गाय भैंस ले लीजिए, ये मानव पर आश्रित है, क्या है, ये मानव पर आश्रित है। तो इन्हें जब मानव
खिलाएगा तभी ये खाएंगे, नहीं तो ये बंदे के बंदे रहेंगे। तो ये दूसरे प्रकार से होते हैं। तो इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। तो आपका 2 नंबर में आएंगे। आप इतना ही बस 2 पॉइंट काफी है आपके, अच्छे से कंप्लीट करेगा। देखिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी का अथवा, 8वें का अथवा है आपका। देखिए यहाँ पर हम पेपर में ही देख लेते हैं कि हमारे आमाशय, जो आमाशय है इसमें अम्ल की क्या भूमिका है, जो आमाशय में है अम्ल उसकी क्या भूमिका रहती है। तो देखिए इसे समझते हैं। हमारे शरीर में अम्ल क्या है, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। क्या है, जो हमारा आमाशय है उसमें अम्ल, वहाँ भोजन के साथ ऐसे हानिकारक जो हानिकारक जीव आते हैं उन्हें क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। और माध्यम को क्या करेगा, ये अम्लीय बनाता है। देखिए भोजन के साथ जो आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करेगा और माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो क्या है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। किस में सहायक होगा, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। लेकिन यहाँ अधिक मात्रा में क्या है, अधिक मात्रा में अम्ल क्या होता है, अम्लता पैदा कर, अम्लता हम कह सकते हैं एसिडिटी बोलते हैं ना, वही ज्यादा क्या अम्लता हो जाएगी तो वहाँ क्या करेगा, एसिडिटी पैदा करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, आप इतना ही लिख देना। देखिए अगला है हमारा कि परागकण क्या है। देखिए परागकण क्या होते हैं, पुष्प में। देखिए पुष्प में आपने जो पुष्प के अंदर देखा होगा, जो बारीक बारीक से कण होते हैं उसमें परागकोश छिपे होते हैं। तो जो परागकोश परागकण से क्या कहाँ तक पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो वही आपका परागकण कहलाएगी। तो आप इसकी परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी है मैं आपको समझा। देखिए यहाँ पर अभी आप पुष्प तो उपलब्ध नहीं रहेगा, इसी के माध्यम से देखिए पुष्प में आपके पुंकेसर रहेंगे जो गोल गोल रहते इस प्रकार के न्यू ऐसे डंडी के डंडी टाइप। उसमें परागकोश जो मैंने आपको बताया भीतर से जो परागकोश होते, परागकोश में परागकण छुपे होते, तो क्या है वहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे वही आपकी परागकण कहलाएंगे। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या फिर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागकण कहते हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए मेरा फुल प्रयास है आपको अच्छे से समझाने का। आपकी फिर मर्जी है, आप करना चाहे या ना करना चाहे। देखिए 100% गारंटी है कि इसी में से आपका पेपर बन का आएगा और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दे रही हूँ सेट पेपर का। देखिए अगला इसी का अथवा, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, गर्भपात कराने का क्या कारण होता है। तो देखिए जब महिलाओं में गर्भधारण होता है तो उनके मन में सदैव गर्भधारण की संभावना बनी रहती है और गर्भधारण पर उन्हें अच्छी अच्छी चीज खाने को मन चलता है उनको। यदि ये चीज उनमें नहीं होती है तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और इस कारण से यदि उनका या वहाँ तैयार नहीं है गर्भधारण के लिए तो इस कंडीशन में उन्हें गर्भ निरोधक युक्ति अपनानी होती है इस कारण से। तो यौन या लैंगिक क्रिया के द्वारा गर्भधारण की संभावना क्या होगी, सदैव बनी रहती है। यदि गर्भधारण की अवस्था में गर्भधारण
की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति कैसी बढ़ जाती है, यानी उनके खाने पीने के मामले में अधिक लालची होती है। और एवं यदि इसके लिए महिला तैयार नहीं है तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अवस्था अस्वस्थता एवं असमर्थता भी उसे गर्भ धारण न करने के लिए बाध्य कर देती है। तो इस कारण से क्या है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि गर्भधारण लैंगिक क्रिया के द्वारा गर्भधारण की संभावना बनी रहेगी और गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग की एवं आपूर्ति बढ़ जाती है और यहाँ नहीं होता है तो उनका अपने जो स्वास्थ्य उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसके कारण उनका जो स्त्री का है शारीरिक अस्वस्थता और असमर्थता भी उसे गर्भधारण न करने के लिए बाध्य कर देगी। तो इस कारण से गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो देखिए मेंडल के प्रभावित नियम 3 होते हैं। पहला आपका पृथक्करण का, दूसरा स्वतंत्र अप्यून का और तीसरा है प्रभाविता का नियम। तो इसमें तीसरा ही पूछा आपका प्रभाविता का नियम। तो इस नियम को हम देखते हैं। तो मेंडल ने देखिए इस नियम में क्या करा, 2 मटर के लंबे और छोटे पौधे यानी कि लंबे और हम कह सकते हैं बोने पौधे, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, बोने का और लंबे का दोनों का क्रॉस कराया। तो उसने देखा कि उसे लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो लंबे पौधे प्राप्त हुए तो इसी को कहा प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब क्या है विपरीत लक्षणों को यानी अलग अलग लक्षण, एक तो बोना है यानी एक लंबा है, तो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दे। तो गुणों की यह प्रवृत्ति आपकी प्रभाविता और तथा इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये आपका मेंडल के प्रभाविता का नियम है। आप इसे आप अच्छे से कंप्लीट करिए। देखिए इसी का अथवा देखते हैं कि मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्या है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए जब प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़े रहेंगे, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 23 जोड़े, जिसमें से जो 22 जोड़े हैं उसमें नर और मादा के दोनों को एक समान जोड़े रहते हैं 22 जोड़े में। लेकिन जो 23वां जोड़ा है किसका, मादा का, वहां तो क्या होगा आपका 1 से 1 होगा। क्या होगा, 1 से 1। लेकिन नर का 23वां जोड़ा XY गुणसूत्र होता है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य में कितने जोड़े रहेंगे, 23 जोड़े। तो 23 जोड़ों में नर और मादा के जो 22 जोड़े हैं वे तो एक समान रहेंगे यानी कि 1 से 1 रहेंगे। लेकिन जो 23वां जोड़ा है किसका, मादा का, देखिए मादा का जो 23वां जोड़ा है वहां तो 1 से 1 ही रहेगा और जो नर का 23वां जोड़ा है वहां रहेगा आपका XY। क्या रहेगा, XY। तो जब यहां से आप X ले लीजिए और यहां से X ले लीजिए, जब X और X आएगा
तो यहाँ होगा आपका x यानी कि यहाँ पर लड़की प्राप्त होगी आपको। तो जो संतान प्राप्त होगी वहां आपकी कौन सी होगी? लड़की। और जब मादा का x और नर का y आएगा तो आपको लड़का, वह संतान लड़का प्राप्त होगा। तो यही क्या है? मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण है। यही प्रक्रिया है पूरी। यही लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो जो होने वाली संतान है वहां क्या होगी? आपकी लड़की प्राप्त होगी। और यदि देखिए, यदि नर का Y रहेगा, ये आपका नर का Y, और मादा का X रहेगा तो होने वाली संतान आपका क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। तो यही मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि मनुष्य में 23 जोड़े रहेंगे, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा में सेम रहेंगे, और जो 23वां जोड़ा है वहां मादा में तो समान ही रहेगा x, लेकिन नर में xy रहेगा 23वां। तो देखिए, हम दोनों का जब मादा का x लेंगे और नर का भी x लेंगे तो जो होने वाली संतान है वो आपकी लड़की होगी। और मादा का तो x रहेगा और नर का y आएगा तो होने वाली संतान आपकी लड़का होगा। तो यही मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए, पूरे मैंने आपको 10 प्रश्न बता दिए अथवा सहित, आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आधे क्वेश्चन बता रही हूँ। अगले दूसरे वीडियो में आपको बताऊँ। जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा।